Welcome to Sierra International School online classes. Hello students, our today's topic is discovery of proton, है ना। और बेटा कल देखिए हमने आपको एनोड रेज की डिस्कवरी कराई थी। इस चैप्टर में अभी तक देखो सबसे पहले हमने कैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पॉइंट आया, कैसे कैथोड रेज आई। पहले फैराडे के एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया था कि फैराडे तो अपना गैसेस में कंडक्शन कर रहा था, ठीक है ना, और गैसेस में कंडक्शन उसका सक्सेसफुल भी हुआ, वहाँ पर ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस हुई। इस बात पे थॉमसन का माइंड थोड़ा रुका, ये ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस क्यों होती है। इस पर जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तब उसको पता चला कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से, याद आ गया, मैं अभी डायग्राम बनाया नहीं है बट थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ कि एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब भी, उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है बेटा, तो उसकी तरफ से कुछ रेज आती हैं, वो रेज जब टकराती हैं तो ब्लू ग्रीन पार्टिकल बीच में भरी हुई गैस के मॉलिक्यूल से, तो वहाँ पर एक क्या होता है, ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस डेवलप होती है। तो जब उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेस पे स्टडी करी, ठीक है नहीं, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन, मतलब उसने फाइंड आउट की, है ना, कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी रखती हैं, ठीक है ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उनके पाथ पे असर पड़ता है ना, चेंज हो जाता है ना। उनका उन्होंने ये भी पता किया ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, वो पार्टिकल भी क्या बहुत छोटे हैं, टिनी है, इज इट क्लियर, है ना। और उनका मास भी निकाला, चार्ज भी निकाला, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्लियर है पॉइंट। तो सेम इसी तरीके हमने पढ़ाया, सेम इसी बेसिस पर बेटा गोल्डस्टीन का दिमाग चला। वो बोला कि डाल्टन जी कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एटम न्यूट्रल है, अब उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स मिले हैं, ठीक है ना, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल कब होगा, जब अंदर नेगेटिव है कि उसी रेस्पेक्ट में, उसी अमाउंट में क्या हो, पॉजिटिव हो। भाई नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज में निकले, इसलिए पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज में। तो उन्होंने क्या किया कि वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब लगाई, बस थोड़ा सा अंतर किया कि अब की बार कैथोड पर परफ्लोटेड लिया, परफ्लोटेड मतलब इसमें होल है, ठीक है, और पूरे पे अंदर ZNS का पेंट नहीं किया, बल्कि बस उस जो परफ्लोटेड कैथोड था उसके पीछे किया। इज दैट क्लियर। ये सब कल के वीडियो में आपने देखा था। तो जब उन्होंने वही सेम अपना वही एक्सपेरिमेंट किया, वही इलेक्ट्रिसिटी पास करी, उसी वोल्टेज पर सारी चीजें, वही प्रेशर, तब उसने पाया कि यहाँ परफ्लोटेड कैथोड के पीछे क्या हुई, फ्लोरोसेंस हुई। क्लियर है। इसका मतलब क्लियर हुआ कि एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही हैं, है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उनके होल में से परफ्लोटेड कैथोड के होल में से निकलती हुई पीछे की तरफ जाके फ्लोरोसेंट मटेरियल से स्ट्राइक करी और वहां उसने फ्लोरोसेंस करी। तो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन जब इन पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज, है ना, की जब स्टडी करी तो सेम उन्होंने वही सब चीज़ें कि भाई कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है ना, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इन पर असर पड़ता है, सारी चीज़ें, मास और चार्ज भी पता किया। इन्हीं प्रॉपर्टीज को पता करते करते पता चला कि ये एक्चुअल में एनोड से नहीं निकलती, ठीक है, बल्कि कैथोड और एनोड के बीच का जो स्पेस होता है, उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उन पे जब आपकी कैथोड रेज जब टकराती हैं, कैथोड रेज में क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जब बेटा कैथोड रेज जब हमारे पे किससे बीच में भरे हुए बीच में कैथोड एनोड के जो बीच का गैप है, उस गैप में भरी हुई गैसेस के मॉलिक्यूल्स जब स्ट्राइक करते हैं तो उनको आयनाइज कर देते हैं और वहां से ये रेज निकलती है, मतलब बीच में से ये रेज निकलती है, समझ में। तो ये बात काफी जब स्टडी करते करते बाद में पता चला। तो बात तो वही है बेटा, एनोड से आएंगी तब भी परफ्लोटेड कैथोड की तरफ जाएंगी, और अगर वो बीच में भरी हुई गैसेस की तरफ से जनरेट, ये इधर से कैथोड रेज से टकराने के बाद ये आपकी क्या वो यहाँ से निकली, तो ये इज दैट क्लियर। चलो इस तरीके से ये एक इसमें पॉइंट था, क्लू था, बाकी तो सब नॉर्मल था। और उन्होंने बाकी सब स्टडी करके सारी प्रॉपर्टीज, इसका मास कितना है, इन्होंने देखा इस पार्टिकल का मास हाइड्रोजन एटम के नियर अबाउट था, मतलब बिल्कुल नियर था। तो इन्होंने क्या बोला कि इस एटम का मास क्या है, मतलब इक्वल टू द हाइड्रोजन। उसका एक्चुअल मास भी निकाला, वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 है ना, केजी के आया। फिर उन्होंने चार्ज भी देखा कि इसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में है, बस इतना। ये सब चीजें उसने सबमिट करी। बट अब आपके बात कल भी बेटे वीडियो में मैंने एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि रदरफोर्ड भी कुछ ऐसा ही पार्टिकल जिसका मास हाइड्रोजन के बराबर हो, जिसका चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो और अपोजिट हो, ऐसा कुछ पार्टिकल्स लेके पहुंचे थे, लेकिन उनकी डिस्कवरी दूसरे तरीके से। अब उनकी डिस्कवरी क्या थी, आज उसका डिस्कशन करेंगे।
कि उन्होंने ये पार्टिकल कैसे लिया। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनिए। देखो उनका यहाँ से कोई मतलब नहीं था, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। आप देखो वो कहाँ काम कर रहे थे, एक्चुअली वो बेटा काम कर रहे थे, एक टर्म थी रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी टर्म क्या है बेटा, वो और कैसे आई ये चीजें, वो ध्यान से सुना। एक्चुअली जैसे आपने सुना हो मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी हस्बैंड वाइफ थे, है ना, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है ना, और भी कई, ये नहीं केवल यही थे, है ना, और भी कई थे। आपकी जो एक्सरे मशीन होती है वो भी इसी प्रोसेस से बनी है। आपकी जब कभी बोन फ्रैक्चर कहीं कर जाती है और आप देखते हो कहाँ फ्रैक्चर करी है ना, तो वो रोडजन ने एक्सरे मशीन बनाई थी। तो और भी कई साइंटिस्ट थे बेटा जो इन चीज़ों पे काम करे थे, उसमें से एक रदरफोर्ड भी थे। तो इनिशियल वो काफ़ी बात का काम है, लेकिन इनिशियल काम रेडियो एक्टिविटी पे इन्होंने किया। ये आया कहाँ से बेटा वो बताता हूँ। एक्चुअली नेचर में कभी देखो, हमारी साइंस में जनरली जो चीज़ें होती हैं, साइंस आज तो नई नई मतलब चीज़ें बना रही है आर्टिफिशियली, लेकिन जो हमारी साइंस डेवलप हुई है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो नेचर से ही हुई है। एक्चुअली नेचर में कुछ चीज़ें मिलती हैं, उसी पे साइंस क्या करती है, उनका रीजन ढूंढती है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। समझे आप ही देखो, जैसे मान लो कैपलर लॉ बने, प्लैनेटरी मोशन है ना, सेब पेड़ से गिर रहा है, मैं फिजिक्स की पॉइंट्स की इन सब की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो क्या साइंस ने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींच रहा है तो सेब गिरा? सेब तो गिर ही रहा था, तो आज भी गिरता है, वो पहले भी गिरता था, साइंस नहीं थी तब भी गिरता था, है ना। प्लैनेट्स भी सन के अराउंड घूम रहे हैं, वो पहले से भी घूम रहे थे। जिस आपके पाथ में घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल हो या सर्कुलर हो या बदलता रहता हो, वो आज भी वैसा है। बस साइंस ने क्या किया है, साइंस इन नेचुरल जो इंसिडेंट्स हैं और नेचर में जो चीजें प्रेजेंट हैं उसके एग्जिस्टेंस का, उसके होने का, उन प्रोसेसेस का रीजन बताती है। वो प्रोसेस बताती है, वो रीजन बताती है मेनली, जो हमारी साइंस डेवलप हुई है। और जब हमने उस पर कुछ लॉ बना लिए, अब उस लॉ को हम अप्लाई करके नई नई चीजें क्रिएट कर रही है साइंस। ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी जरूरी है कि जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, सच में आज जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब चीजें पढ़ रहे हैं और उसके जो रूल्स पढ़ते हैं, एक्चुअली वो साइंस ने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने अपने दिमाग से नहीं बनाई। एक्चुअली वो उन्होंने नेचर में होने वाली हर चीज को ऑब्जर्व किया। जैसे तो सिंपल सी चीज है, रिवर वाटर होता है, लोग पीने में यूज करते थे, कभी सी में समुद्र में घूमने गए, है ना, वहां उन पे पानी खत्म हो गया तो उन्होंने उस पानी को पी के देखा, दोनों के टेस्ट में एक डिफरेंस फील किया। समझ में आया नहीं? अब वो क्या, फिर वो डिफरेंस किस वजह से है, जब वो अपने दोबारा लेके आए, धीरे धीरे समय बढ़ा, साइंस बढ़ी, है ना, लैब्स में रिसर्च स्टार्ट हुई, तब उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें तो कुछ चीज एक्स्ट्रा है। ये क्या चीज एक्स्ट्रा है वो पता करी, है ना। उस रिवर, उन्हें पता चला जी तो NaCl का जो कंपाउंड होता है ये उस पानी में एग्जिस्टेंस में मिल रहा है, समझे, कॉमन सॉल्ट ज्यादा मिल रहे हैं, उसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो खरा हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बना, साइंस के नए नए रूल बनाए इन लोगों ने। फिर उन्होंने रिवर वाटर में कॉमन सॉल्ट मिला के देखा, हाँ जी वैसे ही टेस्ट हो रहा है, तो आपको एक रूल बना दिया कि सी वाटर में जी क्या मिलता है, उसके पानी में जो खारापन होता है वो किस वजह से होता है ना, वो आपके नमक के सॉल्ट्स के एडिशन की वजह से होता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही बेटा नेचर में कुछ चीज और भी हो रही थी। हाँ जी बच्चों, तो बात चल रही थी हमारी रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है ना। तो ये रेडियो एक्टिविटी टर्म आई कैसे और है क्या चीज? नेचुरली मैं बात कर रहा था, हर चीज साइंस में स्टार्टिंग में जो बनी है वो नेचर से ही बनी, तो कैसे आई चीजें हम उस पर बात करते हैं। एक्चुअली बेटा कुछ समय के बाद पता चला, कुछ मुझे कंट्री का नेम तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे मिले, ठीक है। अभी मतलब एक्चुअली क्या है, मैं पूरी जो स्टोरी है वो तो आपको डिफाइन नहीं कर रहा, रेडियो एक्टिविटी नाम की टर्म और ये साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम करना क्यों स्टार्ट किया, ठीक है नहीं, क्योंकि अब डेप्थ हमारे पास इतनी नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है इसको डेप्थ में इतना, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है बेटा क्या है कि नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे मिले जो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी फिजिकल चेंज, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपना आयरन का पीस है बेटा, अगर मान लीजिए आपने इससे एयर से बचा दिया, मॉइस्चर से बचा दिया, है ना, तो एयर या मॉइस्चर में वाटर कंटेंट होता है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से आयरन के एटम्स रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, आयरन का ऑक्साइड बना लेते हैं। इज इट क्लियर? तो मतलब नेचर में भी आपस में एक दूसरे सब्सटेंस में केमिकल सब्सटेंस होते हैं और वो आपस में रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस बना देते हैं और उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जिसको आप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इज दैट क्लियर?
चलो, तो हमारे पास क्या है, जैसे आयरन है, आयरन को आप बिल्कुल इनर्ट उसमें रख दो, आप आइसोलेटेड बॉक्स में रख दो, जहाँ टेम्परेचर का भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, एयर भी नहीं है बिल्कुल उसमें, ठीक है नहीं, और ना कोई दूसरा अदर सब्सटेंस है, तो अगर आप उसको रख दोगे, कई सालों तक रखोगे, तो आयरन में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन हमारे नेचर में बेटा क्या हुआ, कुछ सब्सटेंस ऐसे मिले जिनको हम बिल्कुल आइसोलेटेड कंडीशन में रख दें, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं, कोई प्रेशर का चेंज नहीं, वो वैक्यूम में, मतलब बिल्कुल वहां एयर वगैरह किसी भी कोई अदर एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उसमें रख दिया, ठीक है नहीं, उसके बावजूद भी हम कई सालों के बाद अगर हम देखते हैं तो उनका कुछ मास अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड थोड़ा आप 9th में भी पढ़ के आए हो, आप याद करो, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप पढ़ के आए हो, समझ में आया नहीं, जिसमें आयोडीन के बारे में आपने पढ़ा था आयोडीन 60 करके, ठीक है। चलो, तो हम बाद में आते हैं, तो मेन रेडियो एक्टिविटी की समराइज कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, जिससे आप हम मैं जल्दी से इस बात पे आ सकूं कि रदरफोर्ड को कैसे ये पार्टिकल मिला जिसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर था और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल और अपोजिट था, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड अभी स्टार्टिंग में इस पे काम नहीं कर रहा था, इस पे तो ये मैडम क्यूरी, पेरी कैरी, रोडसन और भी और बहुत सारे साइंटिस्ट थे इनिशियल में। जब हमारी नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले जो नेचुरली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज, और कोई भी बेटा हम सब्सटेंस सराउंडिंग में नहीं है, उसके बावजूद भी कई सालों के बाद उनका मास अपने आप कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। पहले वो नॉर्मल रखे हुए थे तो कम हो गया, उन्होंने सोचा इसको चलो आइसोलेटेड बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है नहीं, जिसमें कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा है, बिल्कुल वैक्यूम कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, कई सालों के बाद देखा फिर उसमें कुछ मास कम हो गया। तो जिनका नेचुरली अपने आप ही मास कम होता रहता है, ऐसे सब्सटेंस नेचर में मिले, तो साइंटिस्ट लोग इन चीजों के पीछे लग गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आया नहीं। जैसे आपके रेडियम है, पोलोनियम, थोरियम, सेमेन, बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनको आज हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन उस जमाने में तो साइंटिस्ट लोगों ने बेटा इसमें क्या चीज ऑब्जर्व करी, एक चीज कि हमारी नेचर में वो मॉलिक्यूल्स जो मतलब जिनका मास जो होता है बहुत ज्यादा होता है, हैवी मास होता है बेटा जिनका, ऐसे जो सब्सटेंस हैं बेटा वो अपने आप नेचर में क्या हो जाते हैं, उनका मास नेचुरली अपने आप ही कम हो जाता है, समझ में आया पॉइंट। जैसे हमारे पास यूरेनियम है बेटा, ठीक, तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का मास होता है 238, इज इट क्लियर। तो बेसिक एक कॉमन सा एग्जांपल दिया जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो अब जो यूरेनियम 238 जो है बेटा, आप मास देख रहे हो इसका, आप आयरन का मास देखो, आयरन का मास कितना होता है 56 है ना, सल्फर है, सल्फर का मास कितना होता है 32 बेटा। तो ये लाइट वेटेड क्या है एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है हैवी वेट है, क्लियर है पॉइंट। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक बात गौर की, जो उस जमाने में नेचर में जो सब्सटेंस मिले है ना, जिन अपने आप ही जिनका मास डिके हो रहा था, अपने आप ही मास कम होता जा रहा था नेचुरली, है ना, विदाउट एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्लियर है पॉइंट, मतलब केमिकल ड्यूरेशन कोई हमने प्रोसेस अप्लाई नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मास चेंज हो रहा था। इन ऐसे एलिमेंट्स का, एटम्स का, सब्सटेंस का मास क्या था बेटा, एटॉमिक मास बहुत ज्यादा था, ठीक है। और जो लाइट वेट एलिमेंट थे उनमें अपने आप ये सेल्फ मास डिके का प्रोसेस नहीं चलता था, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर क्या हुआ, इनका साइंटिस्ट लोगों का दिमाग हुआ और उन्होंने इस चीज पे काम किया। अब वो मैं इस टाइम पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तब उन्होंने क्या पाया, जो हैवी वेट एलिमेंट होते हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से, ठीक है, आप बुक में पढ़ोगे वहां पर आपके क्या होता है, ये चार्ज अपॉन मास रेशियो होता है, एक वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग, उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है, तो उसको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एक टॉपिक पढ़ोगे आप, क्योंकि देखो एटम का जो मास होता है अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है नहीं, वो वैसे तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, तीनों मिलते हैं, लेकिन जो एटम का बेसिकली 95% से ज्यादा मास, मतलब मैं कहूंगा 99% मास जो होता है बेटा, वो उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे एटम का मास डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन वो एटम का मास डिपेंड करता है किस पे बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और ये दोनों न्यूक्लियस में मिलते हैं, न्यूक्लियॉन्स इनको बोला जाता है ना, ये आप 9th में चीजें पढ़ चुके हो। तो बेसिकली वही हुआ कि अब उसका न्यूक्लियर ही जब अनस्टेबल है बेटा, जिनका हैवी वेट एलिमेंट है, इसका सारा रीजन एक्सप्लेनेशन में मिलेगा आपको फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको +2 में जाओ, आपकी एक यूनिट आएगी न्यूक्लियाई, ठीक है, +2 फिजिक्स में, वहां इन सब बातों के रीजन अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, क्लियर है पॉइंट। रेडियो एक्टिविटी वहां पूरा एक चैप्टर है, न्यूक्लियाई यूनिट है और उसमें एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, वहां ये सारा आपको पढ़ाया जाएगा, इज इट क्लियर।
तो अब हम समराइज पे आते हैं कि हमारे पास क्या था कि जो हैवी वेट एलिमेंट थे बेटा, उन्हीं का मास अपने आप धीरे धीरे कम होना था और लाइट वेट का कम नहीं हो रहा था। ठीक है, तब पहले हैवी वेट पे क्या कंक्लूजन निकला जो इन लोगों ने निकाला, जो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे, कि जो हैवी वेट एलिमेंट होते हैं उनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और न्यूक्लियस अनस्टेबल से क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो रेस की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। E बराबर mc स्क्वायर रिलेशन जो आइंस्टाइन ने बताया, तो वही चीजें इन्होंने यूज करी कि जो न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास जो है एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है, रेस की फॉर्म में निकल जाता है। जो बेटा उन्होंने बाद में जिनको क्या बोला, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, याद आया कि रेडियो, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अल्फा बीटा गामा रेस निकालते हैं। ठीक है, तो उनका जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, निकल गया। और कुछ उसको न्यूक्लियस को बांधने में वो एनर्जी काम आती है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप रेडियो एक्टिविटी में टर्म्स पढ़ोगे, मास डिके। तो मास डिके समझ में आया क्या होता है कि जिनके न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं उनका मास धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगता है, दैट इज कॉल्ड मास डिके। ठीक है, और अब बात आई क्लियर पॉइंट। तो यहां से तो ये रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट हो गया कि यूरेनियम जो है नेचुरली अपने आप ही इसका मास जो है वो धीरे धीरे डिके होने लगेगा। अब इसका मास ही डिके हो जाएगा, मान लो 238 से कुछ और बन गया, तो बेटा आप याद करो जिसका वेट बदल जाएगा तो वो एलिमेंट भी बदल जाएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये सल्फर ही है ना, अगर कुछ आप इसका मास कम करने लगो और ये 31 हो जाए, 31 मास किसका होता है, फास्फोरस का होता है। समझ में आया नहीं? तो इसमें फास्फोरस वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? इज इट क्लियर? तो मास बदलने से, एटॉमिक नंबर बदलने से क्या होता है, एटम्स की प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, वो एलिमेंट ही बदल जाते हैं। क्लियर है? तो यही हुआ कि यही चीज नेचुरली हो रही थी कि एक सब्सटेंस अपने आप ही अपना मास डिके होता जा रहा था और वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता जा रहा था। तो उसका रीजन इन्होंने बता दिया कि नेचुरल जो से सब्सटेंस होते हैं इनका न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने से अब वो कैसे होता है, कैसे बताया, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना बेटा? तो वो अपने आप ही न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं, जिनको हम अल्फा बीटा गामा रेस की फॉर्म में बोलते हैं। आप देखो रदरफोर्ड का दिमाग कहां अटका, मेन पॉइंट यहां पर है। तो रदरफोर्ड ने का दिमाग इस बात पे अटका कि जो हैवी वेट एलिमेंट है, चलो उनका एटम तो न्यूक्लियस हो गया, मतलब न्यूक्लियर अनस्टेबल हो गया, लेकिन जो लाइट वेट एलिमेंट है, चलो इनका न्यूक्लियर क्या है, स्टेबल है। तो क्या हम कुछ आर्टिफिशियल तरीके से इनको भी किसी दूसरे सब्सटेंस में इनका मास कम करके इनको किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पॉइंट समझे कि भाई इनका चलो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अपने आप ही नेचुरली वो मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी की फॉर्म में, और ये इसका मास कम हो गया, ये सब्सटेंस बदल गया और कुछ रेज नहीं कर रहे। लेकिन इनका न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, ये अपने आप ही इनका न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का मास कम नहीं हो रहा और ये अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज या एनर्जी की फॉर्म में नहीं निकाल रहे। इज दैट क्लियर? तो क्या हम किसी और तरीके से हम इनको भी, इनका भी मास डिके कराकर, ठीक है नहीं, इनको दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रदरफोर्ड बेसिकली इस बात पे टारगेटेड था। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया बेटा, जो चार्ज हीलियम एटम लिए, समझ में, जैसे आप जानते हो हीलियम एटम ही होते हैं, यानी इनको किसी भी प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, चार्ज किया। ठीक है नहीं? तो चार्ज हीलियम एटम्स का इन छोटे छोटे एलिमेंट्स में बम्बार्टमेंट किया। ठीक है, तो अब जैसे क्या सल्फर है, सल्फर की अपनी प्रॉपर्टी आप जानते हो, सल्फर का मास 32 है। क्लियर? और उस जमाने तक बेटे देखो एक चीज मैंने आपने देखा, मैंने कहीं पर भी एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि एक्चुअली एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई। आप सोचो कैथोड रेज आ गए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एनोड रेज प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद आपके पास थॉमसन मॉडल आ गया, रदरफोर्ड मॉडल आ गया, ये सब चीजें आ गई जब 1911 में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। उसके बाद कहीं जाके 1913-14 के आसपास मॉसले ने, ठीक है नहीं, या 1916 के आसपास मॉसले ने डिस्कवरी करी एटॉमिक नंबर की। तो अभी तो बेटा मैं कैसे लिख दूं, आप ही बताओ, जब एटॉमिक नंबर अभी आया ही नहीं, मैं तो आपको उसी वे से पढ़ा रहा हूं कि अभी यहाँ क्या चल रही है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन चल रही है। सोचो प्रोटॉन के बाद मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स के बाद मॉसले का एटॉमिक नंबर आएगा, तो मैं अभी क्यों लिखूं इन पे? आपकी बुक्स है, बुक्स में वो रिजल्टेंट लिख देते हैं, आज भी इनके नीचे एटॉमिक नंबर मास दोनों लिखते हैं और दिखाते हैं वो, लेकिन मैं अभी एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि एटॉमिक नंबर अभी डिस्कवरी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास सल्फर था, सल्फर पे उसने क्या करा, चार्ज हीलियम, है ना, आपके पास जो चार्ज हीलियम एटम्स थे, है ना, जिनको क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल्स। समझ में आया बेटा? तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं, तो उसका बम्बार्टमेंट इन्होंने किस पे किया बेटा, इस पे क्या नाम है आपके, छोटे छोटे लाइट वेट एलिमेंट्स पे किया। तो देखा इन्होंने कि वहां पर भी बेटा मान लो कई पीसेस बने, मान लो ये मैंने ABC के फॉर्म में दे दिए,
तो उन्होंने देखा कि वहां पे भी कई सब्सटेंस बने, एक पार्टिकल का मास वही 4 मिला और 4 किसका होता है, हीलियम का। तो इन्होंने देखा जैसे हीलियम डाला, जैसा हमने हीलियम बेटा इस रिएक्शन कराने के लिए इसमें मिक्स किया, वैसे ही वो हीलियम बाहर निकल गया। ठीक है, एक पार्टिकल और मिला जिसका मास कितना मिला, 31 किसका होता है जी, फास्फोरस का होता है। इज इट क्लियर? और एक पार्टिकल और मिला जिसका मास कितना होता है, 1, और 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का, आप जानते हो। क्लियर? एक पार्टिकल और मिला जिसका क्या होता है, हाइड्रोजन का 1। लेकिन हाइड्रोजन चलो का मास तो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम भी तो न्यूट्रल होता है, लेकिन ये पार्टिकल न्यूट्रल नहीं मिला। समझे? जैसे इनका एक्सपेरिमेंट समझ में है कि इन्होंने जो सल्फर लिया, मान लीजिए, और सल्फर पे क्या करा, चार्ज हीलियम एटम की बम्बार्टमेंट किया, मतलब इनको मिक्स किया इन दोनों में आपस में। और देखो मेन चीज क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। हीलियम लेने का बड़ा रीजन क्या है भाई, हीलियम आप जानते हो इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। भाई देखो, अगर 2 सब्सटेंस लीजिए, केमिकल रिएक्शन उनमें हो रही है, तो अपने आप ही मास कम हो सकता है वहां पे जाके। तो हमें विदाउट कंडीशन क्या है, विदाउट एनी केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी, तो हीलियम रिएक्शन नहीं करता। ठीक है नहीं, इसलिए इन्होंने इसको ले लिया। और हीलियम इसलिए लिया, लाइट वेट है, कोई और लेंगे तो हैवी वेट आ जाएंगे। ठीक है नहीं, तो हमने ये भी लाइट वेट लिया, ये भी लाइट वेट लिया। नॉन मेन पॉइंट है नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसने इससे रिएक्शन नहीं करी है, समझा है नहीं। तो हीलियम तो देखो ऐसा एक पार्टिकल ऐसा बना जिसका मास 4 मिला और प्रॉपर्टीज भी हीलियम जैसी मिली, कह दिया जी हीलियम ऐसा निकल गया। एक पार्टिकल ऐसा मिला जिसका मास 31 मिला, उसकी प्रॉपर्टी मैच करके देखी थी, फास्फोरस से मैच करी थी, अब सल्फर फास्फोरस में कन्वर्ट हो गया जी। एक पार्टिकल और मिला है, और ऐसा यही नहीं हुआ, ऐसा बेटा और भी कई जगह हुआ, क्योंकि किसी एक के बेसिस पर कोई रूल नहीं बनाया जाता। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, इस पे इन्होंने भी क्या करा, हीलियम का बम्बार्टमेंट किया। अब हीलियम करने पे हीलियम एसएच निकल गया, एक पार्टिकल बना है ना, जिसका मास 4 के मतलब 4 मिला, और देखा प्रॉपर्टी किसके बराबर मिली जी, हाइड्रोजन उसके हीलियम की जैसी मिली। एक प्रॉपर्टी और आपने और देखा, तो इसमें हमारे पास क्या बन गया है ना, 6C13 मिल गया, मतलब कार्बन मिल गया। ठीक है, अब कार्बन का C12 C13 C14 होता है, आपको याद हो। ठीक है नहीं, तो एक एलिमेंट 13 था जिसकी प्रॉपर्टी भी कार्बन से मैच कर रही थी, इसका मतलब ये जी एक कार्बन बन गया। साथ में एक पार्टिकल C और बना जिसका मास कितना था, 1 था। 1 किसका होता है, हाइड्रोजन के। तो देखो ये लाइट वेट एलिमेंट थे, तो ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिसमें चार्ज हीलियम एटम की बम्बार्टमेंट किया, तो हीलियम पार्टिकल तो ऐसा निकल गया विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन करे हुए, लेकिन जो मेन हमारा सब्सटेंस था वो अपने से कम वेट के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ इन सारी रिएक्शंस में एक पार्टिकल और मिला जिसका मास क्या था, 1 था, मतलब हाइड्रोजन के बराबर था। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है, लेकिन ये चार्ज मिला, और इस पे चार्ज क्या मिला, इस पे क्या मिला, चार्ज। इसका हम हाइड्रोजन तो बोल नहीं सकते इसको, समझ में, क्योंकि इस पे चार्ज है, और हाइड्रोजन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो एक पार्टिकल तो मिला C, दोनों जगह एक पार्टिकल तो मिला C हमें बेटा, मास उसका हाइड्रोजन के इक्वल मिला, लेकिन चार्ज मिला, और चार्ज भी कितना मिला, इलेक्ट्रॉन के बराबर 10 इंटू इतने कूलम, और वो भी पॉजिटिव यूनिट में। मास क्या मिला, इक्वल टू है ना, हाइड्रोजन मिला, आ गया। तो इस तरीके से अब इन्होंने देखा ये तो सब सब्सटेंस में ऐसा हो रहा है। क्लियर है भाई? देखो ये तीनों चीजें बन कहां से रही भाई, हीलियम एक्सेस निकल गया, तो ये और ये जो पार्टिकल बने, ये बने कहां, इससे ही बने ना। यहाँ पे देखो हीलियम एक्सेस निकल गया, ये दोनों पार्टिकल बने तो बने किससे, नाइट्रोजन से। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो निकला तो इसी में से है, ये जो पार्टिकल है वो निकला तो इसी में से है। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से ये जो सोच के चले थे कि हम लाइट वेट एलिमेंट को भी आर्टिफिशियल तरीके से मास डिके कराकर अदर एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां एक टर्म बनी, समझ में आया, जिसका नाम पड़ा आर्टिफिशियल, है ना, रेडियो एक्टिविटी या डिसइंटीग्रेशन। एक वर्ड और आया है ना, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कहते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ जुड़ के बड़ा हो जाना, है ना, और डिस वर्ड लग गया, इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा, मतलब टुकड़े होकर छोटे हो जाना। ठीक है, तो रदरफोर्ड को एक टर्म नई, इसका काम किस पे था कि हैवी वेट तो अपने आप ही अपना मास डिके करते हैं, लेकिन क्या हम लाइट वेट का भी मास डिके करा सकते हैं? हाँ जी, करा सकते हैं। अगर हम लाइट वेट एलिमेंट्स पर चार्ज हीलियम एटम का बम्बार्टमेंट करें, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, हीलियम एक नॉन रिएक्टिव है, वो बिना रिएक्शन करे एक्सेस निकल जाती है, और जिस एटम पर आपने हीलियम एटम का बम्बार्टमेंट किया, चार्ज हीलियम एटम का बम्बार्टमेंट किया, वो एटम है ना छोटे छोटे लाइट वेट के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से सब में एक पार्टिकल कॉमन मिलता है जिसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर मिला, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल लेकिन अपोजिट मिला।
मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में मिलता है, इसका पॉजिटिव में मिला, और ये सभी लाइट वेट ऐसे एलिमेंट्स में मिल जाता है। ये काम इसने फिर सब पे करके देखा तो इसने पाया सभी में ये पार्टिकल्स बन रहा है। इसलिए अब ये जो रदरफोर्ड थे बेटा, ये अपनी ये डिस्कवरी लेके वहां पहुंचे, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन की, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी लेके पहुंचे, और उन्होंने कहा कि जी जैसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है हैवी वेट के लिए, हम लाइट वेट एलिमेंट्स के आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी मास डिके करा सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? और साथ में इस जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब लाइट वेट एलिमेंट जो है, लाइट वेट एलिमेंट्स हैं, इन सब से एक नया पार्टिकल निकलता है जिसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है और जिसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है लेकिन अपोजिट है। तो इस तरीके से ये एक नया पार्टिकल डिस्कवर करके पहुंचे अपने, इनके पास अपना एक आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिविटी था मेन मोटिव, वो तो वही हुआ, साथ में कीजिए इस प्रोसेस में एक पार्टिकल और मिला है, ठीक है नहीं? वो हर लाइट वेट एलिमेंट पे जब मैं हीलियम का कर रहा हूं तो सब में मिल रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक पार्टिकल लेके पहुंचे, समझ में आ गया, जिसका मास हाइड्रोजन के बराबर है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल और अपोजिट है। और गोल्डस्टीन भी बेटा क्या हुआ, वही जो कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट था उसके अपोजिट करके एक एक्सपेरिमेंट करके पहुंचे, वहां उनको एनोड रेज मिली, है ना, जिसका एक दूसरे नाम कैनाल रेज भी होता है। क्लियर है पॉइंट? और वहां भी वो भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिनका मास हाइड्रोजन के बराबर है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल और अपोजिट है। तो देखो इन्होंने एक अपने अलग तरीके से डिस्कवर किया, उन्होंने अपने अलग तरीके से डिस्कवर किया, और दोनों को क्या हुआ बेटा, अब दोनों सेम है। फिर अब कुछ बुक्स अभी भी प्रोटॉन की डिस्कवरी पे गोल्डस्टीन बोलती हैं, कुछ बुक्स रदरफोर्ड बोलती हैं, ठीक है नहीं? लेकिन अब ये चीज है, अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द आप नेट पे सर्च करिए, मुझे लगता है रदरफोर्ड को ही बाद में ओवरऑल प्रोटॉन, देखो एनोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट आज भी गोल्डस्टीन को है ना वो, लेकिन मेन पॉइंट है प्रोटॉन की डिस्कवरी पे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है नहीं? लोग कुछ बुक्स गोल्डस्टीन बोलते हैं, कोई रदरफोर्ड, लेकिन आप इन जनरल देखेंगे तो रदरफोर्ड को ही मेनली क्या दिया गया है आपको, रदरफोर्ड की वो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट क्या, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, प्रॉपर्टी हम पहले बता चुके हैं सारी, तो हमारे दोनों पॉइंट्स हुए। चलो बेटा ठीक है, अब बाकी आप बुक से इसको पढ़िए, आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।